Okay, let's begin, my dear students. Today we are going to start class number 4 of the capital gain chapter. और कैपिटल गेन चैप्टर के क्लास नंबर 3 में मैंने आप लोगों को यहां तक टॉपिक पढ़ा दिया था, सेक्शन 50 तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक होगा इसमें बहुत नई नई चीजें आपको सीखने मिलेगा जो आप लोग पहले शायद नहीं पढ़ाई किए हो कभी भी। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीजें सीखने मिलेगा। सो यहां से कंसंट्रेट आप लोग करना शुरू कर दीजिए और आज का क्लास आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपोजिटरी, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपोजिटरी, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A में। इसके रूल्स को आप पहले समझिए। इसमें रूल्स क्या बोल रहा है हमारा इनकम टैक्स, बोला है एन एसएससी में हैव सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ फिजिकल स्क्रिप्ट और इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। ये बोला है कि किसी एसएससी के पास जो सिक्योरिटी है, गिरवी रखने का कोई चीज, वो आपके स्क्रिप्ट के फॉर्म में या फिर डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी रह सकता है। फिर डिमेटेरियलाइज्ड, द सिक्योरिटी हेल्ड इन डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म शैल बी डील्ड एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2A। मतलब जो भी सिक्योरिटी डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होगा उसको भी सेल आउट करने के बाद से कैपिटल गेन अराइज होगा। यहां पे बोला वेरियस टर्म्स इंटरप्रेटेड, यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन कितना लिया जाएगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग के बारे में भी बात कर रहा है। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस। ये लाइन जो है आपका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग हम लोग पहले 12 मंथ्स, 36 मंथ्स, 24 मंथ्स एक्सेट्रा हम लोग ये सभी चीजें पढ़े हैं क्लास नंबर 1 और 2 के दौरान। लेकिन आज के इस क्लास में हम लोगों को क्या समझना है, यहां पर हमें ये समझना है कि ये जो सिक्योरिटी बाय डिपोजिटरी है, इसका कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है ये आपका डिटरमाइन होता है फीफो बेसिस पे। फीफो बेसिस आप लोगों को कॉस्टिंग में पढ़ाया गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है मेरे बच्चों। और सेल्स कंसिडरेशन, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, सब कुछ पहले की तरह ही यहां पर आपको कंसिडर करना है। ये सारी चीजें पहले की तरह ही लिया जाएगा। देखिए यहां पर आपको मैं जो बात बताने जा रहा हूं, in this connection CBDT wide circular 786 dated on the 24/6/1998 clarified that, ये CBDT का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT ने इसके कनेक्शंस में कुछ चीजें हमें बताया था। डीमेट अकाउंट के बारे में आप जानते हो, डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब डीमेट अकाउंट के फॉर्म में वो सिक्योरिटी होता है। तो यहां पर आपको बोला है इन केस ऑफ द एसएससी हु हैव सिक्योरिटी, ध्यान से देखिएगा CBDT ने क्या क्या गाइडलाइंस और सर्कुलर बताया था। इन केस ऑफ द एसएससी हु हैव सिक्योरिटी पार्टली इन फिजिकल फॉर्म एंड पार्टली इन द डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म का मतलब सिक्योरिटी उसका शेयर और डिबेंचर्स बॉन्ड के फॉर्म में है। तो फीफो मेथड विल बी अप्लाइड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिमेटेरियलाइज्ड होल्डिंग, मतलब जो होल्डिंग, अगर मान लो एसएससी के पास जो सिक्योरिटी है वो दो फॉर्म में अवेलेबल है, किसी एसएससी के पास सिक्योरिटी है वो दो फॉर्म में अवेलेबल है, एक फॉर्म जो है वो फिजिकल फॉर्म है और दूसरा फॉर्म जो है उसके पास से डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म है। तो जो डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में सिक्योरिटी होगा सिर्फ उसी पार्ट के लिए फीफो बेसिस फॉलो किया जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो किया जाएगा। आप तो इसको जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो इसका डिमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में कौन सा बेसिस फॉलो किया जाएगा, फीफो बेसिस, लिफो बेसिस, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी पार्ट बन सकता है। सो आप लोग इसको एज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ध्यान रखिएगा तो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। दूसरा है दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ द सेल ऑफ डिमेटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज द सिक्योरिटीज हेल्ड इन द फिजिकल फॉर्म आर नॉट considered as continue to remain in the possession of the investors and are identifiable separately, इसके separate accounting होती है। For deciding FIFO technique, the date of the entry in the demat account is significant and the date of the purchase of security is irrelevant। यहाँ पर सिक्योरिटी का परचेज डेट से इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, आपका डीमेट अकाउंट जो है डेट ऑफ द एंट्री इन द डीमेट अकाउंट जो सिक्योरिटी का होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। आपका यहाँ पर डेट ऑफ द परचेज इररिलेवेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट ये छोटा सा सेक्शन था जस्ट एज अ थ्योरी, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे के पॉइंट्स आपको सारे रूल्स आज बताते चल रहा हूं मैं, उसके बाद अपने हम लोग इसके थ्योरीज भी पढ़ेंगे। अगला जो आप लोगों को सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 पढ़ने के बाद से आप लोगों को अगला जो सेक्शन पढ़ना है वो सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 है। सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 में आप थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चों मेरे। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है,
कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ पार्टनर और मेंबर ऑफ अ फर्म एओपी बीओआई एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मेरी बात ध्यान से समझिएगा मेरे बच्चों, मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ पार्टनर or member of a firm or association of member of the association of person or member of the body of individual as capital contribution। मेरे बच्चों, अगर मान लो कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन एक बिजनेस चालू कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एसोसिएट होकर के या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएट होकर के कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान इन लोगों ने अपना जो एसोसिएशन बनाया, तो उसमें से कुछ ऐसे मेंबर हैं जो मेंबर बोल रहे हैं कि हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे, हमारे पास कैश मनी नहीं है, हम आपको कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे अपना कैपिटल एसेट्स हम इस बिजनेस को ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल एसेट्स इस बिजनेस में ट्रांसफर करेंगे। ऐसे सिचुएशन में इसको भी कैपिटल गेन उनके हैंड में माना जाएगा। क्यों कैपिटल गेन उनके हैंड में माना जाएगा? क्योंकि ये लोग अपने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करके बिजनेस में डाल रहे हैं। जो उनका पहले कैपिटल एसेट्स ओन्ड हुआ करता था, उसको अब वो लोग अपने बिजनेस में डाल रहे हैं, बिकॉज दे हैव नॉट द कैश मनी टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस। सो ऐसे सिचुएशन में देखिए क्या बोला है, व्हेन अ पार्टनर और मेंबर, वह चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर हो या न्यू पार्टनर हो, एग्जिस्टिंग मेंबर हो या न्यू मेंबर हो, transfer any of its capital assets to form AOP or BOI of which he is a member by way of the capital contribution, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के तौर पे ट्रांसफर करेगा, the same shall be treated as the transfer, उसको भी ट्रांसफर माना जाएगा। और इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस आएगा कि एक पार्टनरशिप फॉर्म है, उसमें एक पार्टनर ने अपना कैपिटल एसेट्स पार्टनरशिप फॉर्म को ट्रांसफर किया, कैपिटल गेन, उसको कैपिटल गेन माना जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर सेल्स कंसिडरेशन के बारे में बोला था, अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म एओपी बीओआई एज वैल्यू ऑफ सच एसेट्स। यहां पर सेल्स कंसिडरेशन कितना रुपया माना जाएगा? सेल्स कंसिडरेशन कितना रुपया माना जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना कि एक पार्टनरशिप फॉर्म को कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है, एक पार्टनरशिप फॉर्म को कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है, तो उसके हैंड में कैपिटल गेन कितना रुपया माना जाएगा? ये मैं आपको सेल्स कंसिडरेशन कितना ट्रांसफर कर रहा है, तो सेल्स कंसिडरेशन का वैल्यू क्या होगा? बोला था अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, फॉर्म जितना अमाउंट पे उस एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मान लो राम, श्याम, जोधू, मोदू, ये 4 जन मिलकर के एक अपना पार्टनरशिप बिजनेस चालू कर रहे हैं, और राम ने बोला कि हम एक कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? मशीनरी हम ट्रांसफर कर देंगे इस बिजनेस को। अब मशीनरी उसका जितना भी वैल्यू का उसके पास था, लेकिन जब वो ट्रांसफर किया तो उस पार्टनरशिप फॉर्म, जिस पार्टनरशिप फॉर्म में वो ट्रांसफर कर रहा है, उस पार्टनरशिप फॉर्म में के बुक ऑफ अकाउंट्स में उसको 3 लाख रुपीस पे रिकॉर्ड किया गया, तो सेल्स कंसिडरेशन उस मशीनरी का 3 लाख रुपीज ही समझा जाएगा। आप समझ गए हो शायद मेरी बात को। यहां पे क्या लिखा था? अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म एओपी बीओआई एज वैल्यू ऑफ सच एसेट्स, उस एसेट्स की जो वैल्यू पार्टनरशिप फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जितना के बुक में जिस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, उसी वैल्यू को हम लोग सेल्स कंसिडरेशन समझेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और ये सब चीजें पहले की जैसे ही है, सिमिलर है, एज सेम एज यूजुअल हमें लेना है। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सच ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उसी ईयर में टैक्सेबल इसको समझा जाएगा। और आइडेंटिफिकेशन बेनिफिट यहां पर बोल रहा है कि एज यूजुअल होगा। फेयर वैल्यू ऑफ सच एसेट्स इज इररिलेवेंट एज डिसाइड सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन डिसाइड करने के लिए इसका जो फेयर वैल्यू होगा वह आपका यहां पर समझिए, आपका इससे कोई अपने को लेना देना नहीं है। चलिए इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग कर डालते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। इसी के ऊपर एक प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, जैसा कि आप देख पा रहे हो इलस्ट्रेशन नंबर 8 अभी हम लोग करने जा रहे हैं। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा आप लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 8। यहां पे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या बोलना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग काफी केयरफुली समझने की कोशिश कीजिए। बोले ए, बी एंड सी कंपनी हैज 3 पार्टनर्स। ए, बी, सी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फॉर्म है। इसमें क्या हुआ? ए, बी और सी पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। आप लोग देख पा रहे हो, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। इन लोगों ने एक नए पार्टनर डी का एडमिशन किया पार्टनरशिप फॉर्म में। अ न्यू पार्टनर डी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च 2020।
कितने को इसका एडमिशन किया गया? 31 मार्च 2020 को एक नए पार्टनर को इसमें एडमिट किया गया है। एंड डी इज टू ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल विच ही ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। यह 2 लाख रुपया कैपिटल लेकर के आया, लेकिन कैश में कैपिटल लेकर के नहीं आया है। अब तक आप लोग जब अकाउंट्स पढ़ते थे तो देखते थे ना कि कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन करता तो वो कैश में अपना कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर के आता था। लेकिन यहां पर मैंने अभी क्या बोला कि वह कैश में कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं लेकर के आकर के कैपिटल एसेट्स के फॉर्म में कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर के पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन करेगा। ऐसे सिचुएशन में यहां पर यह क्या कर रहा है? फर्नीचर लेकर के आ रहा है। डी क्या कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर अर्लियर यूज्ड इन द होम। जो फर्नीचर उसके घर में पहले इस्तेमाल किया जाता था, अच्छा फर्नीचर था, अच्छा कोई सोफा वगैरह होगा, उसको लेकर के वह पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर ज्वाइन करना चाह रहा है। देन क्या हुआ? आगे की घटनाएं देखिए। ₹50,000 इमीडिएटली एंड फर्दर ब्रॉट ज्वेलरी, यहां पर 2 लाख, ब्रिंग ₹2 लाख एज हिज कैपिटल। फर्नीचर ₹50,000 immediately and further brought jewelry of the fair market value is ₹2 lakh on 2/4/2020। और 2/4/2020 को भी वह एक 31 मार्च 2020 को लेकर के आया एक ठो, अच्छा ये 31 मार्च 20 डी इज टू ब्रिंग 2 लाख एज हिज कैपिटल विच ही ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर ₹50,000, 50,000 का फर्नीचर लेकर के आया। और यहां पर 2 लाख रुपए का फेयर मार्केट वैल्यू का ज्वेलरी लेकर आया। मार्केट में उस ज्वेलरी की क्या फेयर वैल्यू है उससे अपने को लेना देना है क्या? नहीं बच्चा लोग। अभी अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि जिस वैल्यू पे नए पार्टनरशिप फॉर्म में, जिस पार्टनरशिप फॉर्म को वह ज्वाइन कर रहा है, जिस बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन को वह ज्वाइन कर रहा है, उसके बुक ऑफ अकाउंट्स में जिस वैल्यू पे उस एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, वही एसेट्स आपको सेल्स कंसिडरेशन के तौर पे लेना है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पे 2 लाख रुपया उसका फेयर मार्केट वैल्यू था, लेकिन वह ले कितने रहा में? 1,50,000 रुपए में उसका एसेट्स रिकॉर्ड हो रहा है। कितने रुपए में उसका एसेट्स रिकॉर्ड हो रहा है? 1,50,000 रुपीज में, जैसा कि आप यहां पे इस लाइन पे देख रहे हो। डी had acquired such jewelry for ₹45,000 on 7/7/2001। वह 7/7/2001 में उसको 45,000 रुपीज में खरीदा था। कब का खरीदा था उसे क्या लेना देना। ठीक है, फिर बोला है कंप्यूट द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर डी। मिस्टर डी के हैंड्स में कैपिटल गेन आपको फाइंड करना है कि उसने कैपिटल एसेट्स को, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए ना कि जब इस टॉपिक के ऊपर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा है और बोल रहा है कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म को कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है, कैपिटल एसेट्स दे करके और पार्टनरशिप फॉर्म को ज्वाइन करता है, तब ऐसे सिचुएशन को हम लोग कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करना बोलते हैं। और जब भी कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर होगा तो कैपिटल गेन अराइज होगा। देखिए इसमें कैपिटल गेन अराइज हो रहा है तो कितना कैपिटल गेन अराइज हो रहा है और किस तरह से इसका इंडेक्सेशन हम लोग को लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। बोला है इन द गिवन केस मिस्टर डी ब्रॉट 2 एसेट्स, 2 एसेट्स लेकर आया। फर्नीचर बीइंग अ पर्सनल इफेक्ट इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स एंड नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। ये अब फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट है सर, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट है? आप तो पहले बताया नहीं है। बिल्कुल बताया मेरे बच्चों, आपसे एकदम काइंड रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास नंबर 1 आपने सीरियस होकर के नहीं देखा है तो मस्ट वॉच द क्लास नंबर 1 टू नो अबाउट दिस कि फर्नीचर एक पर्सनल इफेक्ट होता है। आप क्लास 1 देखिएगा, मैंने इसमें आपको पढ़ाया है, आपको शायद बहुत सारे लोगों को याद भी होगा ये चीज। यहां पर फर्नीचर बीइंग अ पर्सनल इफेक्ट इज नॉट अ कैपिटल एसेट्स। फर्नीचर एक आपका पर्सनल इफेक्ट होने की वजह से कैपिटल एसेट्स नहीं है और इसके वजह से इसका ट्रांसफर, इस एसेट्स को ट्रांसफर करने से कोई भी कैपिटल गेन नहीं होगा। इसको ट्रांसफर करने से कोई भी कैपिटल गेन होना नहीं माना जाएगा। ठीक है, नॉट अ कैपिटल गेन। क्लियर ना? इसके बाद दूसरा जो एसेट्स इसने ट्रांसफर किया उसके बारे में आप आ जाइए। दूसरा एसेट्स उसने क्या ट्रांसफर किया था मेरे भाइयों? दूसरा एसेट्स उसने ट्रांसफर किया था आपका ज्वेलरी। ज्वेलरी जो ट्रांसफर किया था उसका ट्रीटमेंट देखिए कैसा है, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। ज्वेलरी बीइंग अ कैपिटल एसेट्स एंड लायबल टू कैपिटल गेन। ज्वेलरी का ट्रांसफर आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल गेन के टुवर्ड्स लायबल होगा। मैंने अभी अभी बताया कि उस ज्वेलरी का फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए था। जिस डेट पे ट्रांसफर किया है उस डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू ज्वेलरी का 2 लाख रुपीज है। लेकिन क्या हम 2 लाख रुपया सेल्स कंसिडरेशन समझेंगे? नहीं, 1,50,000 रुपया, 1,50,000 रुपीज विल बी द सेल्स कंसिडरेशन। बिकॉज ऐसा क्यों होगा? क्योंकि 1,50,000 रुपीज पे ही
जिस पार्टनरशिप फॉर्म में डी ज्वाइन कर रहा है, उस पार्टनरशिप फॉर्म में, जिस पार्टनरशिप फॉर्म में डी ज्वाइन कर रहा है, उस पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर्म के बुक ऑफ अकाउंट्स में 1,50,000 रुपीज पे ही उस एसेट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसीलिए सेल्स कंसिडरेशन 1,50,000 रुपीज ही समझा जाएगा। ओके, तो यहां पर देखिए सेल्स कंसिडरेशन आपको दिया हुआ है कितना, सॉरी बच्चों, सेल्स कंसिडरेशन आपका आ जाएगा यहां पे सेल्स कंसिडरेशन हो जाएगा आपका 1,50,000 रुपया। ये देखिए, फिर एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर नील है, नेट सेल्स कंसिडरेशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इक्वायर किया था वह कब, एक्विजिशन का डेट आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है बच्चा, चलो ध्यान से देखिएगा, एक्विजिशन का डेट, एक्विजिशन का डेट दिया हुआ है 7/7/2001, 7/7/2001 is the assessment year 2001 and 2 and 2001 and 2 का आपको इंडेक्सेशंस लेकर के इसको 2001-2002 ये 7/7/2001 डेट पे ट्रांसफर किया है ना, तो इस डेट का इंडेक्सेशंस हो जाएगा 2001-2002 और 2001-2002 का इंडेक्स लेकर के हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। 45,000 इंटू 301 डिवाइडेड बाई 2001-2 का इंडेक्स कितना होता है, 100 होता है, सबको याद है। और ये 301 कौन सा ईयर का इंडेक्स है, अपने ईयर का, अपना प्रीवियस ईयर 2021, अपने प्रीवियस ईयर का तो याद रखो कम से कम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व करके 1,35,450। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन इनटू इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ द परचेज। ठीक है, सॉल्व कर दोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहां पर आपका चला आएगा। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जो ऐसे बड़े सम्स होंगे जो मुझे लगेगा कि नहीं कॉपी पे इसको आपको कराना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं आपको कॉपी पे जरूर कराऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को इलस्ट्रेशन नंबर 8 को आपको कॉपी पे ही जाकर के खुद से सॉल्व करना है। मैंने पूरी तरह से क्लियर कट इसको समझा दिया है और इसमें कुछ है भी नहीं, सीधी सी बात है कि जिस वैल्यू पे ट्रांसफर करेगा सेल्स कंसिडरेशन कौन सा लिया जाएगा, जिस वैल्यू पे बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा वहीं सेल्स कंसिडरेशन लिया जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे नए एक सेक्शंस पे आते हैं। सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 के बारे में स्टडी करेंगे। तो कम टू दिस पॉइंट, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट्स बाय, ये देखिए आप लोग नए टॉपिक, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ फर्म एओपी बीओआई टू पार्टनर और मेंबर बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फॉर्म जब डिसॉल्व होगा या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जब डिसॉल्व होगा और उस समय पार्टनरशिप फॉर्म के एसेट्स को ट्रांसफर किया जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के एसेट्स को उनके मेंबर और या फिर पार्टनर को ट्रांसफर किया जाएगा, तब पार्टनरशिप फॉर्म के हैंड में कैपिटल गेन होगा। कैपिटल एसेट्स जब लेंगे पार्टनर्स लोग तो भी कैपिटल गेन माना जाता है। देखिए क्या लिखा है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय अ फर्म एओपी बीओआई टू पार्टनर और मेंबर बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के समय, पार्टनरशिप फॉर्म के डिसोल्यूशन के समय पार्टनरशिप फॉर्म का जो एसेट्स होता है वह पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन को फिनिश करने के लिए। इसको भी कैपिटल गेन ट्रीट किया जाता है। गवर्नमेंट को बस टैक्स चाहिए, सबको कैपिटल गेन मान लेगा। देखिए क्या बोला, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म एओपी बीओआई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट्स अमंग पार्टनर्स और मेंबर्स शैल बी ट्रीटेड एज द ट्रांसफर, टैक्स ट्रीटमेंट ऑन सच ट्रांसफर एज अंडर। सेल्स कंसिडरेशन कितना माना जाएगा, जैसे पिछले सेक्शन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर पार्टनरशिप फर्म को एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है तो जो बुक वैल्यू में जिस बुक वैल्यू पे पार्टनरशिप फर्म में उस एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा उसी बुक वैल्यू को सेल्स कंसिडरेशन समझा जाएगा। लेकिन यहां पर आपको अलग चीज बोल रहा है, यहां पे बोल रहा है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा, पार्टनरशिप फर्म जब पार्टनर्स को बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेगा और उस समय जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर होगा, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, फर्क देख लीजिए आप लोग ध्यान से, उसको अपने सेल्स कंसिडरेशन समझा जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये सारा चीज एज यूजुअल है, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सच ट्रांसफर ही माना जाएगा। ये सारी चीजें सिमिलर है।
देखिए आपको एक चीज और यहां पर बताया गया है, एग्रीड वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर और मेंबर शैल बी टेकन एज द एग्रीड वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ द ट्रांसफर। ये तो आपको बता चुका हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड ऑन डिसोल्यूशन, प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन डिसोल्यूशन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड। अच्छा, ये जो नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म का जो स्टॉक है, यानी पार्टनरशिप फर्म जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है उसी प्रोडक्ट को वह पार्टनर्स लोगों को अगर ट्रांसफर करेगा, पार्टनरशिप फर्म जिस प्रोडक्ट में डील कर रहा है उसी प्रोडक्ट को अगर वह क्या करेगा, आपका पार्टनर्स लोगों को ट्रांसफर करेगा, तो वह कैपिटल गेन हैंड में टैक्सेबल नहीं होता, बिकॉज स्टॉक इन ट्रेड अगर पार्टनर्स को ट्रांसफर किया जाएगा तो ऐसे सिचुएशन में कैपिटल एसेट्स वह नहीं होता, और कैपिटल एसेट्स नहीं होता है तो वो टैक्सेबल होता है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। ठीक है, कैपिटल ये आपका टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल माना जाएगा। देखिए इसके ऊपर भी एक प्रॉब्लम सम है, इसको भी पहले क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझिए मेरे भाइयों और बहनों। बोला बैलेंस शीट ऑफ द रूपचंद राठौड़ कंपनी, ध्यान दीजिएगा इसको, बैलेंस शीट ऑफ रूपचंद एंड कंपनी एज ऑन 31/12/2020 आर एच अंडर। कैपिटल दे रखा है रूप का 90,000, चंद का यहां पर कैपिटल है 90,000 रुपया, जो कि यहां पर एसेट साइड में दे रखा है इनका कैपिटल। इसके बाद से ये गलत लिया है, एक्चुअली ये होना यहीं पे चाहिए था, ये इधर चला गया गलती से। ठीक है, मशीनरीज का वैल्यू दे रखा है आपका कितने रुपए का, 90,000 का राठौर का मशीनरी है, 90,000 का क्रेडिटर से 50,000 रुपए का मशीनरी 90,000 का दिया है, सब उल्टा पलटा दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद से आपका लैंड बिल्डिंग के वैल्यूज दी गई है आपको। ये चांद का कैपिटल है 60,000 और ये आपका मशीनरी है 90,000 रुपए का। राठौड़ का ये रूपचंद राठौड़ एंड कंपनी, सब उल्टा दिया हुआ डेटा। अभी देखते हैं सॉल्यूशन में डेटा को करेक्शन किया है कि नहीं ये लोग। देन आफ्टर आपको बोला है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 40,000, स्टॉक 30,000, कैश एंड डेटर्स 50,000 रुपीज का दिया हुआ है। देखिए आगे यहाँ पे ऑन डिसोल्यूशन एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द अबव फॉर्म डेटर्स एंड कैश आर अप्लाइड इन द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। जो डेटर्स से पैसा मिलने वाला था उसको और कैश का जो अमाउंट है, कैश का जो अमाउंट है उसको, दोनों को क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में यूटिलाइज किया जा रहा है। अदर रिमेनिंग एसेट्स बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, लैंड गिवन टू पार्टनर चांद फॉर रुपीज 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया में लैंड दे दिया गया चांद को, जिसका मार्केट वैल्यू था, फेयर मार्केट वैल्यू था 1,10,000 रुपया। तो सेल्स कंसिडरेशन कौन सा माना जाएगा, 1,10,000 रुपए को माना जाएगा। फिर बिल्डिंग, इसका मार्केट वैल्यू हो जाएगा 70,000 रुपया, इसको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, फिर यहां पर आपका मशीनरी जिसका 40 और 30 तो 40 लिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट 90, 70, 70 लिया जाएगा। विच एवर इज हायर वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पर लेना है आपको। और स्टॉक में 40,000 रुपया लिया जाएगा। फिर एज्यूम द WDV ऑफ द ब्लॉक एज पर IT एक्ट। IT एक्ट के अनुसार आपको डिप्रिसिएशन लेना है। इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स कंप्यूट कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इसके ऊपर आपको निकालना है। देखिए कैसे कैपिटल गेन हम लोग इसका फाइंड करेंगे। ये सारा एसेट्स जो है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, लैंड और इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब को भी मैं आपको समझाता हूं। सारी चीजों को एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन हैंड्स ऑफ द रूपचंद राठौड़ एंड कंपनी। इसको क्यों आपको अलग अलग किया है, लैंड और इन्वेस्टमेंट को अलग किया है, बिल्डिंग मशीनरी को अलग किया हुआ है। ऐसा क्यों, पहले इसका कारण मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों। इसका कारण यह है कि ये दोनों जो है, ये दोनों डेप्रिसिएबल एसेट्स है। बिल्डिंग और मशीनरी बोथ आर द डेप्रिसिएबल एसेट्स, ये दोनों डेप्रिसिएट होने वाले एसेट्स। लैंड और इन्वेस्टमेंट जो है ये दोनों एक ब्लॉक में आता है। जब मैं आपको बिजनेस और प्रोफेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा, हेड में जाकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ये दोनों एक ब्लॉक का एसेट्स है, ये दोनों एक ब्लॉक का एसेट्स में है। एक ब्लॉक मतलब ये दोनों, अभी सिंपल से लैंग्वेज में आप ये समझो कि ये दोनों डेप्रिसिएबल एसेट्स है। लैंड डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी बढ़ती है टाइम के साथ।
तो इनका सेल्स कंसिडरेशन कौन सा लिया जाएगा? जो फेयर मार्केट वैल्यू है लिया, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर दोनों का नील है, नेट सेल्स कंसिडरेशन सिमिलर आ जाएगा 1,10,000 और 70,000 रुपया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लैंड का, देखो लैंड का जब मैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले रहा हूं तो किस ईयर में लैंड को खरीदा गया था, पहले ये देखो 1/7/2008 को, 1/7/2008 को इस लैंड को परचेज किया गया था। 1/7/2008 में इस लैंड को परचेज किया गया था। तो 1/7/2008 का इंडेक्स मतलब ये हो जाएगा आपका 8-9 ईयर का इंडेक्स लेना होगा। और माय डियर स्टूडेंट्स 8-9 ईयर का जो इंडेक्स है ये होता है आपका 137। आप चेक कर सकते हो इंडेक्स टेबल में, इंडेक्स टेबल आपको पहले ही दिखाया जा चुका है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां पर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस, एक्वायर कितने रुपए में किया गया था इसको, एक्विजिशन कॉस्ट इसका दिया हुआ है, एक्वायर कितने में किया गया था, देखो क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा। एक्वायर किया गया है आपका लैंड को 60,000 रुपीज में, यहां पर देखिए दिया हुआ 60,000 रुपीज। जो बुक वैल्यू में एसेट्स जिस बुक वैल्यू पे होता है वही एक्विजिशन का वैल्यू माना जाएगा, ठीक है। 60,000 रुपीज लैंड का, तो 60,000 इंटू कर देंगे अपने ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द ईयर ऑफ इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, यानी अपना ईयर प्रीवियस ईयर 301 डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ क्या हो जाएगा आपका, यहां पे ध्यान से देखो आप लोग, इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ सेल, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशंस मतलब 2008-9 का 137, तो ये आ जाएगा 131,825, ये आ गया आपका नील। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निगेटिव हो गया, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है यहां पर। इसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट में देखिए सिमिलर आपका है, यहां पर 40,000 में खरीदा था, ईयर ऑफ द इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ आपका, यहां पर किस ईयर में इसको खरीदा गया था। ये आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखो कितना है मेरे बच्चों, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 40,000 था। इन्वेस्टमेंट का खरीदने का ईयर था आपका 2004-5 23 जून 2004, 23 जून 2004 को हम लोगों का 23 जून 2004 मतलब 2004-5 होगा, तो यहां पर हम लोगों को 2004-5 का इंडेक्स लेना है। देखिए 2004-5 का इंडेक्स हो जाएगा आपका 113। आप इंडेक्स टेबल प्लीज से चेक कीजिएगा जरूर से, 113 दोनों में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निगेटिव आया हुआ है। ये हो गया आपका नॉन डिप्रिसिएबल, अच्छा यहाँ पे लिखा भी है क्या नॉन डिप्रिसिएबल, तो मैं देखा ही नहीं। ये नॉन डिप्रिसिएबल एसेट्स है और ये डिप्रिसिएबल एसेट्स, ठीक है, ये डिप्रिसिएबल एसेट्स। इसके बाद देखो एक चीज और आप लोगों का यहां पे बिल्डिंग के केस, डिप्रिसिएबल एसेट्स के केस में देख लो। देखिए यहां पे ओपनिंग WDV इसका दिया हुआ है 80,000 60,000, ये क्वेश्चंस में 80-60 दिया हुआ है। एड परचेज ड्यूरिंग द ईयर नील है और सेल्स किया 70,000 और 40,000 रुपए का। हमने सेल भी किया सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 70,000 40,000 रुपीज का, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। और प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू था 40,000 30,000 में उसको ट्रांसफर किए हैं, ये बिजनेस इनकम समझा जाएगा। स्टॉक को मैं आपको दिखाता हूं, इधर आइए। स्टॉक का देखिए दिया हुआ है 40,000 रुपया फेयर मार्केट वैल्यू है, तो सेल्स कंसिडरेशन 40,000 समझा जाएगा। और ये आपका स्टॉक का बुक वैल्यू कितना है ध्यान दीजिएगा, स्टॉक का बुक वैल्यू यहां पर दे रखा है 30,000 रुपया, तो 40,000 माइनस 30,000 कर देंगे, हम लोग का आ जाएगा कितना रुपया भाई, 10,000 रुपया। इसको अपने समझेंगे बिजनेस इनकम, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जो स्टॉक इन ट्रेड होगा उसका जब सेल्स होगा तो उसको अपने बिजनेस इनकम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग बिजनेस इनकम कंसिडर करेंगे। अब एक चीज और यहां पर नोट्स में आपको लिख के दिया है कि अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा डिस्ट्रीब्यूशन
कैपिटल एसेट्स का पार्टनर्स को किया जा रहा है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन नहीं किया जा रहा है। अदर केस रिटायरमेंट हो सकता है, ठीक है, डेथ हो सकता है किसी पार्टनर की। बोला एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 any profit or gain arising from the transfer of the capital assets by way of the distribution of capital assets on the dissolution of the firm or otherwise shall be chargeable to tax as the income of the firm। वह income of the firm chargeable होता है, and it shall held that the expression otherwise would cover any possible situation of transfer of the capital assets by the firm to the partner। Therefore any distribution of assets by firm on retirement of the partner shall be liable to capital gain। Any distribution of assets by firm on retirement of the partner, अगर पार्टनर्स के रिटायरमेंट में किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको कैपिटल गेन ही ट्रीट किया जाएगा, इसको भी कैपिटल गेन ही ट्रीट किया जाएगा। ये जस्ट नॉर्मल आपका थ्योरीज है, इसको आपको रीड कर लेना है। इसके बाद आप लोग चले आइए कंपल्सरी इक्विजिशंस वाले पॉइंट पे। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी इक्विजिशंस, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 में कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशंस। सेक्शन 45 सबसेक्शन 5 इज एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग केसेस व्हेन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अदर देन अर्बन एग्रोलैंड। ये ऐसा कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर हो रहा है जिसमें अर्बन एग्रोलैंड शामिल नहीं है। अर्बन एग्रोलैंड का मतलब होता है शहरी इलाके में एग्रीकल्चरल लैंड। अर्बन एग्रोलैंड का मतलब होता है शहरी इलाके में एग्रीकल्चरल लैंड, उसको छोड़ करके ट्रांसफर अदर एसेट्स ट्रांसफर की बात हो रही है यहां पर। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इज बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, कंपल्सरी एक्विजिशन के तहत उसको ट्रांसफर किया जा रहा है। व्हेन अ कैपिटल एसेट्स इज ट्रांसफर्ड एज एंड द कंसिडरेशन ऑफ transfer is to be determined or approved by the central government, not by a state government or the Reserve Bank of India, not by the state government or the Reserve Bank of India। जब किसी कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, अर्बन एग्रोलैंड इसमें शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। जब एक ऐसे कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है जो कि ये आपका कंपल्सरी एक्वायर किया जा रहा है, ये कब होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका रूरल एरिया है, या फिर आपका कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, या फिर आपका एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जा रहा है बाय गवर्नमेंट। ओके, कंपल्सरी एक्वायर कर लिया जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में ये आप उसको ट्रांसफर करोगे, और ये ट्रांसफर अप्रूव कौन करता है? या तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव करता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, when a capital assets is transferred and the consideration of transfer is to be determined or approved by the central government or the Reserve Bank of India। सेल्स कंसिडरेशन कितना रुपया समझा जाएगा? बोला है टोटल कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल्स। जो ट्रांसफर करेगा, जैसे मान लो मेरा लैंड था, उसको गवर्नमेंट ने, मेरा लैंड था उसको गवर्नमेंट ने आपका कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, ठीक है, कंपल्सरी एक्वायर कर दिया। मेरा अर्बन लैंड नहीं था, अर्बन एग्रो लैंड नहीं था, अर्बन लैंड था लेकिन वो एग्रो लैंड नहीं था, बिजनेस के लिए था, तो उसको गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। कंपल्सरी एक्वायर किया, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसको अप्रूव किया। तो जितना रुपया मुझे कंपनसेशन के तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा वही सेल्स कंसिडरेशन समझा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, सेल्स कंसिडरेशन कितना समझा जाएगा। यहां पे बोला है टोटल कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल्स, जो मिल चुका है या मिल सकता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पहले की तरह ही लेना है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर, लीगल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू रिकवर क्लेम शैल बी अलाउड एज डिडक्शंस। ये बोला है जो लीगल एक्सपेंडिचर लगेगा वो एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर होगा, और इनकर्ड टू रिकवर क्लेम, अपना क्लेम को रिकवर करने के लिए जो हमारा लीगल एक्सपेंडिचर लगेगा वो आपका डिडक्शंस भी उसके लिए अवेलेबल है, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। एंड टैक्सेबल किस ईयर में होगा? इन द ईयर व्हेन सच कंपनसेशन और कंसिडरेशन इज फर्स्ट रिसीव्ड। जैसे मान लो गवर्नमेंट एक बार में तो पेमेंट करता नहीं है, कोई चीज अगर एक्वायर करता है तो पार्टली हमें
पेमेंट कर रहा है मान लो, तो ऐसे सिचुएशन में हमें जो बोल रहा है कि जब कॉम्पनसेशन या कंसिडरेशन का पहली बार, कॉम्पनसेशन या कंसिडरेशन का जब फर्स्ट बार जब पैसा मिलता है उसी ईयर में टैक्सेबल कंसिडर किया जाता है। इंडेक्सेशन बेनिफिट टिल द ईयर ऑफ द कंपल्सरी इक्विजिशन, और जब तक गवर्नमेंट पूरा उसको कंपल्सरी एक्वायर नहीं कर लेता है तब तक आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता रहेगा। ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा, टैक्स आपका कम होता जाएगा। इसके बाद देखिए टैक्स ट्रीटमेंट में, यहां पर टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनहेंस्ड कंपनसेशन। इनहेंस्ड कंपनसेशन क्या है इसको समझिएगा, एक बार इस लाइन को आप लोग समझिएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा। When the SSC has received, when the SSC has received compensation, then such enhanced compensation shall be taxable under this section as under. As under. Total enhanced compensation और consideration received, इस सेल्स कंसिडरेशन कितना वैल्यू माना जाएगा, जितना enhanced मतलब बढ़ा करके कॉम्पनसेशन मिलेगा, तो ठीक है ना। Such compensation shall be taxable in the year of the receipt only, जिस ईयर में मिलेगा उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। If a part installment received received, then only part amount shall be taxable and not the entire amount। मतलब जितना जिस ईयर में कॉम्पनसेशन मिलेगा, जैसे मान लो इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन मिल रहा है, गवर्नमेंट 4 साल में धीरे धीरे पे कर रहा है, जिस प्रीवियस ईयर में जितना अमाउंट मिलेगा उसी अमाउंट के ऊपर टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, जिस प्रीवियस ईयर में जितना अमाउंट रिसीव होगा उसी अमाउंट के ऊपर टैक्सेबल माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जो अमाउंट मिलने वाला है उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा, जितना एक्चुअली में रिसीव हुआ वही अमाउंट टैक्सेबल माना जाएगा। इसके बाद आपका टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सच इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन और कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। नेचर ऑफ द गेन, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, एज इनिशियल कंपनसेशन और कंसिडरेशन के बेसिस पे डिटरमाइन होगा। इंटरेस्ट ऑन इनहेंस्ड कंपनसेशन, अगर मान लो कि आपको इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट देने में देरी कर रहा है लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको दे रहा है, तो उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वह आपका यहां पर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। आपका इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन मिलने वाला था लेकिन उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको क्या दे रहा है, इंटरेस्ट, तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल माना जाएगा। नॉर्मली आप इसको याद रखिएगा इतना से। अगर रिड्यूस्ड कंपनसेशन होगा तब क्या करेंगे टैक्स ट्रीटमेंट, रिड्यूस्ड कंपनसेशन के केस में, वेयर इन एनी असेसमेंट ईयर सच कंपनसेशन और कंसिडरेशन रेफर्ड अबव इज रिड्यूस्ड बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी। अगर आपका कंपनसेशन जो मिलने वाला था कोर्ट ने उसको रिड्यूस कर दिया, बोला कि ना इतना वैल्यू हो ही नहीं सकता इस लैंड का, कम करके वैल्यू दो, तब क्या हो जाएगा, देन कैपिटल गेन ऑफ दैट ईयर शैल बी रिकम्प्यूटेड considering the compensation or consideration so reduced by such court, tribunal or other authority। तो वह कोर्ट और अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल जो रिड्यूस करेगा आपका कॉम्पनसेशन, उसके अकॉर्डिंगली अगेन टैक्स आपका कंप्यूट किया जाएगा। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सम आपका ये होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख दोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, सुनील हैज अ हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन 7/7/1995 फॉर ₹3 लाख।
95 के में परचेज किया है, मतलब अपना जब इंडेक्सेशन बेनिफिट इंडेक्सेशन का टेबल जहां से अपना शुरू हुआ है 2001-2 से, उसके पहले का परचेज किया हुआ प्रॉपर्टी है। इनकर्ड इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सच प्रॉपर्टी ₹70,000 ऑन 16/8/2000। ये 16/8/2000 को इंप्रूवमेंट कराया, यानी 2001 ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ है 50,000 रुपया का, 70,000 का, एंड 50,000 का और एक इंप्रूवमेंट हुआ है जो कि आपका 2010 में हुआ है। नेक्स्ट जो इंप्रूवमेंट हुआ वह कब हुआ है? उसका 2010 में हुआ है। देखिए 2010 में, यानी ये ईयर हो जाएगा आपका 10-11। मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जो प्रॉपर्टी एक्वायर पहले हुआ रहता है, पहले एक्वायर हुआ रहता है इन द सेंस कि 1/4/2001 के पहले एक्वायर किया हुआ अगर प्रॉपर्टी है, तो आपको 1/4/2001 के डेट का फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा। यहां पर भी दिया हुआ है 4,50,000 रुपीज का। ऑन 16/8/2013 सच प्रॉपर्टीज कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। 16/8/2013 यानी 2013-14 में गवर्नमेंट ने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, एंड द कॉम्पनसेशन डिसाइडेड एट ₹11,50,000 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात समझ जाओ आप लोग एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। और गवर्नमेंट ने इसका जो एक्वायर जो किया है 11,50,000 में किया है। 20% ऑफ द कॉम्पनसेशन वाज रिसीव्ड ऑन 31 मार्च 2021 एंड द बैलेंस ऑन 2/4/2021। 31 मार्च 2021 को कुछ कॉम्पनसेशन मिल रहा है, 20% कॉम्पनसेशन मिल रहा है 31 मार्च 2021 को। 31 मार्च 2021 ईयर आपका प्रीवियस ईयर 2021 होगा, और बाकी 2/4/2021 को मिल रहा है। जो कॉम्पनसेशन 2/4/2021 को रिसीव हो रहा है, ये वाला क्या समझा जाएगा? जो कॉम्पनसेशन 2/4/2021 को रिसीव हो रहा है, इसको अपने क्या समझेंगे? ये 21-22 प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ है, और 21-22 प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ है, मतलब इसकी टैक्सेबिलिटी आपका 22-23 असेसमेंट ईयर में जाकर के होगा। तो अभी हमें बात करना है सिर्फ 20% से हमें मतलब है। आगे देखिए, फिर इसने अपील किया गवर्नमेंट को कि हमारा जो प्रॉपर्टी है कोर्ट के पास लेके चला गया। ये इंसान था सुनील, जो कोर्ट के पास गया और कोर्ट को बोला कि देखिए हमें गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें कम पैसा दे करके हमारा प्रॉपर्टी ले लिया। तब कोर्ट ने इस कॉम्पनसेशन को इनहेंस कर दिया, गवर्नमेंट को ऑर्डर किया, गवर्नमेंट ने उस कॉम्पनसेशन की वैल्यू को इनहेंस किया है, जो पैराग्राफ चेंज करके आपको दिया गया है। ऑन फर्दर अपील on 16/8/2021 enhanced compensation is declared by the government for ₹2 लाख, 2 लाख रुपया से उसका compensation enhance हो गया। expenditure incurred to get enhanced compensation is ₹11,000। 11,000 रुपीज मैंने इसका बताया था आप लोगों को कि इसका डिडक्शंस भी अवेलेबल होता है। जो इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन को पाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है उसका डिडक्शंस भी मिल जाता है। सच कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन 18/8/2022, 18/8/2022 को मिल रहा है, मतलब आपका फिर से ये 22-23 प्रीवियस ईयर में रिसीव हो रहा है। कंप्यूट द इनकम अंडर दैट कैपिटल गेन ऑफ सुनील फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 का भी निकालना है, 22-23 का भी निकालना है, और 23-24 का भी निकालना है। इतने ईयर का आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करके बताना है। जो फ्यूचर में कैपिटल गेन उसको होने वाला है वो भी आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए एकदम प्रिंटेड क्वेश्चन में से एक है, ध्यान से देखिएगा। आपका सेल्स का मैं सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर 21-22 की बात कर रहा हूं। असेसमेंट ईयर 21-22 का मतलब हो गया प्रीवियस ईयर आपका 2021, प्रीवियस ईयर 2021, जिस प्रीवियस ईयर में उसको 20% कंपनसेशन का वैल्यू रिसीव हो रहा है। कंपनसेशन का 20% जब रिसीव हो रहा है उसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। आप लोगों का देखिए सेल्स कंसिडरेशन कितना माना जाएगा? जितना उसको गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन रिसीव होगा वही सेल्स कंसिडरेशन माना जाता है।
कॉम्पनसेशन रिसीव्ड बाय द रिसीव्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द गवर्नमेंट जितना होगा उसी को समझा जाएगा। तो कॉम्पनसेशन उसको रिसीव हो रहा है कितने रुपए का भाई, यहाँ पे 11,50,000 रुपए का। इसके बाद इसका एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर यहां पर नील है, इस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर उसका नहीं लगा है, वो तो इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन पाने के लिए उसका एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लगा है ना, तो यहां पे नहीं आएगा। नेट सेल्स कंसिडरेशन निकल गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक्वायर वह जब किया था तब तो वह 3 लाख रुपया में एक्वायर किया था, 95 में एक्वायर किया था, लेकिन 95 का इंडेक्स ही नहीं हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे यहां पर मेरे बच्चों, यहां पर हम 1/4/2001 का जो फेयर मार्केट वैल्यू होता है, हमने आपको क्लास नंबर 1 में पढ़ा दिया था कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर 1/4/2001 वाला वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 whichever is higher is taken as the cost of acquisition। तो 3 लाख रुपया और 4,50,000 रुपये में हायर कौन सा है, बड़ा कौन सा है, ये 4,50,000 है। तो 4,50,000 इंटू यहां पर हम लोग 220 लिए हुए हैं, ये 220 आपका कौन सा ईयर का लिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट ने आपको प्रॉपर्टी किस ईयर में आपसे लिया था, देखिए द प्रॉपर्टी वाज कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द प्रीवियस ईयर 13-14। कंपल्सरी एक्वायर कब कर रहा है, 13-14 में, बट द कंपनसेशन वाज रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 2021, देयरफॉर अमाउंट शैल बी टेकन इन द प्रीवियस ईयर 2021, हाउएवर इंडेक्सेशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल टिल द प्रीवियस ईयर 13-14। तो यहां पर आपका जो ये 220 जो इंडेक्सेशन लिया गया है ना, ये कंपल्सरी एक्विजिशन जिस ईयर में होता है उस ईयर का ये इंडेक्स है, और कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ है 13-14 में, तो 13-14 का इंडेक्स मैंने यहां पर 220 ले रखा है। आप इंडेक्स टेबल पे जाइए मेरे बच्चों, और इंडेक्स टेबल में जाके जरूर से इसको देखिए, ठीक है। ये आपका 13-14 का ये दिया हुआ है। अच्छा, इसको अपने ले लेंगे, और ये तो इंडेक्स 1/4/2001 का 100 सबको पता है, 9,90,000। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 बार इंप्रूवमेंट हुआ था, लेकिन पहला इंप्रूवमेंट 2001 के पहले का था 70,000 रुपया का, वो इस इंप्रूवमेंट को नहीं लिया जाएगा। और 1/4/2001 के बाद जब दूसरी बार इंप्रूवमेंट हुआ था 50,000 रुपया लगा करके, वह ईयर कौन सा था जब 50,000 रुपया लगा करके इंप्रूवमेंट हुआ था, देखिए वो ईयर था आपका 2000 आपका 10-11 ईयर था, 2010-11। तो यहां पर हम लोग लेंगे कॉस्ट इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ कंपल्सरी इक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट डिवाइडेड बाय द इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट ईयर का इंडेक्स आपका कितना है, 2010-11 का इंडेक्स यहां पर लिया जाएगा, 2010-11 का इंडेक्स यहां पर आप लोग लोगे, 2010-11 का इंडेक्स आपका यहां पर 167, चेक कर लो आप। तो ये आप यहां पर लिया जाएगा, और फिर आपका वैल्यू आ जाएगा 94,132 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये सब चीजें समझाया है, कौन हायर है सब मैं बोल चुका हूं ऑलरेडी, जो भी चीजें यहां पे समझाया है आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। यहां पर नेक्स्ट अब 22-23 ईयर का आते हैं। 21-22 का असेसमेंट ईयर का मैंने बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूं 22-23 असेसमेंट ईयर का, जिस समय उसको इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन मिल रहा है 2 लाख रुपए का। देखिए 2 लाख रुपए का उसको इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन मिला है, बोला है एज द एसएससी हैज नॉट रिसीव्ड इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड ही इज रिसीविंग द इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन इन द प्रीवियस ईयर 20 एंड नथिंग इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 22-23। ये 23-24 का है, 23-24 में जाकर के उसको इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ है। इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन जब उसको रिसीव हुआ है 22-23 ईयर में उसको कॉम्पनसेशन यहां पर प्रीवियस ईयर 21-22 में उसको नहीं मिला है। जब 21-22 में नहीं मिलेगा तो 22-23 में टैक्स कैसे देगा वो? जिस प्रीवियस ईयर में अर्निंग आएगा उसका नेक्स्ट ईयर में टैक्स दिया जाता है। तो 21-22 में उसको मिला ही नहीं इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन, तो 22-23 में टैक्स देने का सवाल नहीं है। अब उसको मिला 22-23 में है तो 23-24 में जाकर के उसने टैक्स दिया। टैक्स दिया कैसे? इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन उसको 2 लाख रुपए का रिसीव हुआ है। ये 2 लाख रुपए का इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन में से एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफर, उस इनहेंस्ड कॉम्पनसेशन को लेने के लिए उसको कोर्ट के चक्कर में 11,000 रुपए के खर्च करने पड़े हैं।
ये नेट सेल्स कंसिडरेशन, और इसमें कुछ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट आया नहीं है क्योंकि इसमें एक्वायर थोड़े होता है, ये तो क्लेम करना होता है गवर्नमेंट के पास कि हमें हमारा प्रॉपर्टी का वैल्यू ज्यादा था, आपने कम पैसा देकर के ले लिया, हमें और पैसा चाहिए। तो इसमें इंप्रूवमेंट और एक्विजिशन की बात ही नहीं आएगी। ये 1,89,000 रुपीज, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब देखिए आपको कुछ एग्जम्पशंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एग्जम्पशंस इन केस ऑफ सर्टेन कंपल्सरी एक्विजिशंस, कुछ ऐसा कंपल्सरी एक्विजिशन होता है जहां पर एग्जम्पशन होता है, टैक्सेबिलिटी नहीं आएगा, जो कि सेक्शन 10 सब सेक्शन 37 में आपको पढ़ना है। ये आपका एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए एप्लीकेबल है। एसएससी हैज ट्रांसफर्ड अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बीइंग अ कैपिटल एसेट्स। अगर कोई एसएससी मतलब वो चाहे इंडिविजुअल हो सकता है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, वह अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड अगर ट्रांसफर कर रहा है और उसको अगर गवर्नमेंट कंपल्सरी इक्वायर कर रहा है, कंपल्सरीली इक्वायर किया जा रहा है, तब ऐसे सिचुएशन में उसको यहां पर ट्रांसफर नहीं किया कंसीडर किया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। Such land was used for agricultural purpose by the Hindu undivided family or individual or his parents during the period of 2 years immediately preceding the year of transfer। मतलब जिस ईयर में ट्रांसफर हो रहा है, अर्बन लैंड है लेकिन एग्रीकल्चर में जिस ईयर में ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट बोला है या गवर्नमेंट को जिस ईयर में ट्रांसफर किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा जिस ईयर में कंपल्सरी एक्विजिशन किया जा रहा है, उसके ठीक पहले के 2 साल में अगर उस अर्बन लैंड का एग्रीकल्चरल यूज हुआ है तो उसको अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कंसीडर किया जाएगा और इसका आपका इसमें आपका टैक्सेबिलिटी जो होगा ये इसमें टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जम्पशन माना जाएगा, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये शुरू में भी मैंने एक्सेप्ट में इसको रखा था। और सच लैंड कैसे ट्रांसफर होना चाहिए? सच लैंड इज ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, कंपल्सरी एक्विजिशन के तहत होना चाहिए अंडर एनी लॉ फॉर अ कंसिडरेशन टू बी डिटरमाइंड और अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई। रूल्स पूरा ये सेम है। ट्रीटमेंट क्या होगा? इनकम ऑन सच ट्रांसफर शैल बी एग्जम्प्टेड। इसके ऊपर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को अगर आप गवर्नमेंट को कंपल्सरी एक्विजिशन में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको जो भी मनी मिलेगा उसके ऊपर टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद से एग्जाम्पशन इन केस ऑफ ट्रांसफर अंडर लैंड पूलिंग स्कीम, ये 10 सबसेक्शन 37A है। ये भी एक नया आप चीज पढ़ने जा रहे हो यहां पर। एग्जाम्पशन इन केस ऑफ द लैंड पूलिंग स्कीम का अगर लैंड है तो ये भी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए एप्लीकेबल है। एसएससी द ओनर ऑफ द एसेट्स बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। ये डेट है, ये नया आया है, 2014 में आया था, 2014 में इसको लाया गया था कि एक ऐसा आपका लैंड है या फिर बिल्डिंग है या लैंड बिल्डिंग अटैच्ड है जो कि 2/6/2014 के डेट पे आपके पास है, इसको बोलते हैं अपने लैंड पूलिंग स्कीम। Such assets is transferred under the land pooling scheme covered under the Andhra Pradesh Capital City Land Pooling Scheme Rules 2015 और आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी 2014। ये आंध्र प्रदेश में एक्चुअली अर्बनाइजेशन के तहत ये सारे लैंड एक्वायर किए जा रहे थे, लैंड और बिल्डिंग एक्वायर किए जा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब जिनका बिल्डिंग था उनको भी गवर्नमेंट बोल रहा था कि लैंड भी दे दो, बिल्डिंग भी दे दो, हम यहाँ पे अर्बनाइजेशन करेंगे, रोड बनाएंगे इसको, या फिर कोई भी सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इसके लिए ये एक्वायर किया जा रहा था बाय द गवर्नमेंट। और ये सिर्फ आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी के लिए था। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में इसके ऊपर जो भी कैपिटल गेन जिन जिन लोगों ने वहां पर ट्रांसफर किया होगा अपने एसेट्स को, उनके जो भी कैपिटल गेन हुआ वो एग्जम्पशन है, कोई टैक्सेबिलिटी इसके ऊपर नहीं है। आपको नॉर्मली ये याद रखना है। अगला जो आपका पॉइंट है, ये सब थ्योरीज में आता है, ये सब का रूल्स बस आपको दिमाग में अपने रखना है, छोटे छोटे रूल्स है बच्चों। नेक्स्ट आपका देखिए यहां पर चलिए सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A से अगले क्लास में आपको इसको कवर करते हैं। आज का क्लास आप कहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।